गुड आफ्टरनून एवरीवन। बैठिए बैठिए। अभी लास्ट क्लास में आई इफेक्ट वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 6, एक मिनट, 5 पॉइंट डिस्कस हो गए थे ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रभावित करता है, यहां तक लिखवा दिया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 अब आप लिखेंगे इसमें। और पॉइंट नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे इसमें आई सीरीज। आई सीरीज में हमें डिस्कस करना है प्लस आई एंड माइनस आई सीरीज। पहले हम डिस्कस करेंगे प्लस आई सीरीज। ठीक है, आप देखो आई सीरीज में हमें दो बातें डिस्कस करना है। एक तो हमें डिस्कस करना है कि कोई भी ग्रुप अगर आपको दिया है, मान लो कोई ग्रुप जी अगर आपको दिया है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इस ग्रुप जी का यहां पर प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई है। एक तो किसी भी ग्रुप का नेचर हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है। और दूसरा हम बात करेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास दो ग्रुप है G1 एंड G2, और मान लेते हैं दोनों का माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों का माइनस आई या दोनों का प्लस आई, मतलब सेम इफेक्ट मान लेते हैं। तो फिर हमें ये कंपैरिजन करना आना चाहिए, तुलना करना आना चाहिए कि दोनों में से माइनस आई किसका ज्यादा है, G1 या G2। तो वो कंपैरिजन आपको आना चाहिए। तो दो बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ग्रुप का नेचर कि वो प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है, और अगर हमें दो प्लस आई या दो माइनस आई ग्रुप दिए जाएं तो हमें उनकी तुलना भी करना आना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक आई इफेक्ट इसमें शो कर रहा है। पहले बात करते हैं कि प्लस आई और माइनस आई ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके लिए देखो, किसी भी ग्रुप का नेचर आपको इंडिविजुअल याद नहीं रखना है, मतलब एक एक ग्रुप का इफेक्ट आपको याद नहीं रखना होता है। वो तो बहुत मुश्किल है, इतना सारे ग्रुप है, कहां तक हम याद रखेंगे। और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन करते टाइम आपको कोई नया ग्रुप नजर आए, कोई भी ग्रुप नजर आए, आपको उसका नेचर डायरेक्ट चेक करना आना चाहिए कि वो प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है। और उसके लिए आप देखो, हम किसी भी ग्रुप को इंडिविजुअल याद नहीं रखेंगे, हम ग्रुप की कैटेगरी माइंड में रखेंगे। हमें यह पता होना चाहिए कि इस कैटेगरी का ग्रुप अगर है तो वो प्लस आई शो करेगा, और इस कैटेगरी का ग्रुप है तो माइनस आई शो करेगा। अगर हम आई इफेक्ट के लिए, ध्यान देना, आई इफेक्ट के लिए अगर हम कैटेगरी बनाएं तो आई इफेक्ट के लिए हमारे पास टोटल 5 कैटेगरी है। मतलब सारे जितने भी ग्रुप प्लस आई माइनस आई शो करते हैं उस सारे ग्रुप को अगर मैं कैटेगरी में डिवाइड कर दूं तो हमारे पास टोटल 5 कैटेगरी आती है। और इन 5 को भी अगर मैं प्लस आई और माइनस आई के लिए डिवाइड करूं तो प्लस आई के लिए हमारे पास 2 कैटेगरी है और माइनस आई के लिए हमारे पास 3 कैटेगरी है। बस इतना ही है। ठीक है, आपको कैटेगरी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे ना तो आपके पास आई इफेक्ट के लिए टोटल 5 कैटेगरीज हैं। उनमें भी अगर आप प्लस आई माइनस आई चेक करोगे तो प्लस आई की 2 कैटेगरी है और माइनस आई की 3। इसका मतलब आप सोचिए कि अगर मुझे किसी भी ग्रुप का नेचर पहचानना है कि वो प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है, तो बस मैं तो ये देख लो कि जो भी मेरे पास ग्रुप है वो इन 2 कैटेगरी का ग्रुप है या इन 3 का है। अगर वो इन 2 में से किसी कैटेगरी का ग्रुप है तो प्लस आई हो जाएगा, अगर वो इन 3 में से तो कोई माइनस आई हो जाएगा। और आप सोचिए, अगर प्लस आई माइनस आई इफेक्ट ही हमें अगर पहचानना है तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है 5 कैटेगरी भी क्यों, हम तो 2 ही याद रखें। हम केवल प्लस आई की 2 कैटेगरी याद रख लेना, क्योंकि अगर हमें प्लस आई की 2 कैटेगरी पता है तो बस फिर तो जो भी ग्रुप जी दिया है मैं तो बस ये देख लूं कि मुझे प्लस आई की 2 कैटेगरी पता है, मैं ये चेक कर लूं कि क्या वो इन 2 कैटेगरी में से किसी कैटेगरी का है क्या। अगर है तो प्लस आई, और अगर नहीं है तो फिर वो माइनस आई होगा। तो या अगर आपको ग्रुप का नेचर ही पहचानना है तो फिर तो केवल 2 ग्रुप से हमारा काम चल जाएगा। और इसके लिए आपको 2 प्लस आई के लिए जो 2 कैटेगरी है वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, देखो प्लस आई के लिए हमारे पास 2 कैटेगरी में, एक तो हम बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज ग्रुप। ऐसा कोई भी ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, अगर वो ऋणावेशित समूह है, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है, तो वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अगर कोई भी ग्रुप आपको दिया जाए और उस पर अगर आपको नेगेटिव चार्ज नजर आता है
तो वो नेगेटिव वाला ग्रुप जो होगा वो हमेशा कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई। और इसके बाद में सेकंड हमारे पास आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक। अगर ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप को कैसे पहचानना है, तो नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ ही जाएगा। इस बात को भी समझना, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको नेगेटिव चार्ज आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो आपको शो करके दिया जाएगा। भाई ग्रुप पर अगर मान लो नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज शो करेंगे उसमें। बस अगर आपको ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज दिख जाए मतलब पक्का वो प्लस आई होगा। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो सेकंड कैटेगरी में आपको देखना है कि क्या वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है क्या। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक क्या होते हैं, ऐसा कोई भी ग्रुप जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन मूलक। लेकिन उसमें भी अगर आपको संतृप्त बोला है, सैचुरेटेड, तो उसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक हो जाएगा। बस ये दो कैटेगरी हैं जो प्लस आई के लिए हमें दी गई हैं। अगर ग्रुप इन दो में से किसी भी कैटेगरी का नहीं है तो फिर वो पक्का माइनस आई कैटेगरी का होगा। क्या क्लियर है की बात है? चलो कुछ ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं इस आधार पर कि ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज या संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है तो प्लस आई है, नहीं तो माइनस आई है। चेक करते हैं इसमें। मान लो अगर आपको ये ग्रुप दिया जाए, आप कोशिश करें प्लस आई या माइनस आई। चलो प्लस आई के लिए मैंने आपको दो कैटेगरी बताई। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, ऋणावेशित समूह। क्या ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है क्या? नहीं है, क्योंकि इस पर कोई नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज शो नहीं किया, कोई चार्ज अगर शो नहीं किया है, मतलब हम कहेंगे उदासीन ग्रुप है, न्यूट्रल ग्रुप है। क्या ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है क्या? भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक का मतलब क्या है? एक तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो गया संतृप्त। और हाइड्रोकार्बन मूलक का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाओ। क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है क्या? बोलो। कुछ स्टूडेंट ऐसे करके फिर ऐसे भी कर रहे हैं। अरे हाइड्रोकार्बन मूलक का मतलब नाम से ही समझ में आना चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन, तो इसमें तो ऑक्सीजन भी आ रहा है। अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी आएगा तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक नहीं है मतलब। ठीक है, तो इसमें तो ऑक्सीजन भी आ रहा है, इसका मतलब ना तो ये नेगेटिवली चार्ज है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है। इसका मतलब ये प्लस आई ग्रुप नहीं है, और अगर ये प्लस आई ग्रुप नहीं है मतलब ये कंफर्म है माइनस आई ग्रुप होगा। अब आप देखो, अभी तो माइनस आई की 3 कैटेगरी डिस्कस करना बाकी है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, आपको अगर प्लस आई की 2 कैटेगरी पता है तो माइनस आई की 3 कैटेगरी याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारा काम तो सी हो जाएगा कि अगर वो उन दो में से नहीं है तो फिर पक्का माइनस आई की किसी कैटेगरी का होगा वो। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी आइडेंटिफाई करने की बात की जाए तो 2 ग्रुप से काम चल जाएगा, 2 कैटेगरी से काम चल जाएगा। जैसे मान लो अगर आपको ये दिया है, क्या नेगेटिवली चार्ज है क्या? यस, नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है। अगर नेगेटिवली चार्ज है मतलब ये पक्का प्लस आई शो करेगा फिर इसमें। क्या ऋणावेशित समूह है ये नेगेटिवली चार्ज? नो। क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है क्या? नहीं है, तो फिर ये माइनस आई है, फिर ये कंफर्म माइनस आई शो करेगा। क्लियर होती बात है? और देखो प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। नेगेटिवली चार्ज है मतलब प्लस आई। माइनस आई, क्योंकि ना तो ये नेगेटिवली चार्ज है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है, तो माइनस आई। माइनस आई कैसे? क्या नेगेटिवली चार्ज है क्या ये? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक नहीं है, ना तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है ना नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये प्लस आई का ग्रुप नहीं है। और अगर ये प्लस आई का नहीं है मतलब माइनस आई शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। बोलो प्लस आई या माइनस आई? क्या नेगेटिवली चार्ज है क्या? क्या ये हाइड्रोकार्बन मूलक है क्या? हाइड्रोकार्बन मूलक तो है, हाइड्रोकार्बन मूलक तो है ये, क्योंकि आप देखो इस ग्रुप में अगर आप एटम्स चेक करोगे तो एटम्स तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। एटम्स तो आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन ही नजर आएंगे, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन मूलक तो है।
तो फिर ये प्लस आई क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन मूलक पे भी हमें संतृप्त चाहिए, ये असंतृप्त है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया ना इसमें, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है, तो फिर ये प्लस आई का नहीं है, और जो प्लस आई का नहीं है फिर वो माइनस आई शो करेगा। ठीक है, अब ये प्लस आई शो करेगा क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है। कर सकते हैं इससे आइडेंटिफाई। केवल दो ग्रुप आपको माइंड में रखना है, या तो ग्रुप पर मुझे नेगेटिव चार्ज नजर आए, या ग्रुप संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है, मतलब ऐसा कुछ, तो वो प्लस आई शो करेगा, नहीं तो माइनस आई शो करेगा। क्लियर है क्या बात? ये अब मैं आपको रीजन भी बताता हूं। देखो कि ऐसा हमने क्यों कहा कि नेगेटिवली चार्ज ग्रुप प्लस आई शो करते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक प्लस आई शो करते हैं, इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं, ऐसा कुछ रटने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसका रीजन समझो कि क्यों नेगेटिवली चार्ज ग्रुप प्लस आई और संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक प्लस आई शो करते हैं, उसका रीजन आप ध्यान देना। देखो मान लो कोई ग्रुप जी हमारे पास है, और अभी ये मान लेते हैं ग्रुप जी उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है, और ये किसी सिस्टम ए से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में अगर हम ये कहें कि इस ग्रुप जी का प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है, तो ये बात हम तब तक नहीं कर पाएंगे, तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हमें इस बात का आइडिया ना हो कि ग्रुप जी में एटम्स कौन से हैं। अभी हम नहीं बता सकते कुछ भी, लेकिन अगर इस ग्रुप जी पर नेगेटिव चार्ज हो, तो अब हमें इससे मतलब नहीं है कि ग्रुप जी में एटम्स कौन से हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पक्का प्लस आई शो करेगा। उसका रीजन क्या है? देखो आप बता सकते हैं नेगेटिव चार्ज क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की कमी? अधिकता। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। आप सोचिए अगर ग्रुप जी पर इलेक्ट्रॉन अधिकता आधिक्य में, एक्स्ट्रा में, एक्सेस में, तो फिर एक बात तो क्लियर है कि नेगेटिव चार्ज का मतलब ग्रुप जी पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, और वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आप बताएं इस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो प्रतिकर्षण होगा ना। तो नेगेटिव चार्ज दर्शाता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अगर ग्रुप जी पर ऑलरेडी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, आधिक्य में इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हमेशा इन बंधित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। इस केस में एक बात तो कंफर्म है कि ग्रुप जी पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन जी की ओर तो नहीं जा सकते, क्योंकि जी पर जो नेगेटिव चार्ज है वो दर्शाता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और वो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे। सिंपल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है। और आप सोचिए अगर इस जी नेगेटिव द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षण मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन ए की ओर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर ए की ओर जाएंगे मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से ग्रुप जी नेगेटिव जो है वो ए को इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। भाई देखो इलेक्ट्रॉन देना प्लस आई कहलाता है। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करना वो भी प्लस आई है। प्रतिकर्षित करना या देना एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना वो माइनस आई है। तो यहां पर जी नेगेटिव कंफर्म है कि नेगेटिव चार्ज के कारण हमेशा इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रतिकर्षण होगा, और इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करना वो ही प्लस आई इफेक्ट है। या आप कह सकते हैं अगर जी नेगेटिव से इसको रिपल्शन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन ए की ओर आएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर ए की ओर आएंगे मतलब एक तरह से जी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन देना मतलब प्लस आई इफेक्ट कहलाएगा। ये कारण है कि ऋणावेशित समूह जो होते हैं वो हमेशा प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। क्या क्लियर है बात? ये नेक्स्ट हम बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक, और उसमें मैं सबसे छोटा ग्रुप ले लेता हूं, मिथाइल ग्रुप। मान लेते हैं हमारे पास मिथाइल ग्रुप सिस्टम ए से जुड़ा हुआ है। अब आप ध्यान देना, देखो सिस्टम ए से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब यहां पर अगर बात की जाए तो कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखो कार्बन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या मैं कह सकता हूं वो थोड़ी सी कार्बन की ओर शिफ्टेड होगी। भाई कुछ तो ईएन डिफरेंस है ही इसमें। कार्बन हाइड्रोजन में ईएन डिफरेंस हम जीरो तो नहीं बोल सकते, कुछ ईएन डिफरेंस है, और इसमें आप कह सकते हैं कार्बन की ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो फिर कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो कार्बन की ओर शिफ्ट होगा। हालांकि लास्ट क्लास में हमने ये भी कहा था कि कार्बन हाइड्रोजन बंध जो होता है वो लगभग अध्रुवीय मानते हैं हम। ठीक है, वो बात सही है, वो आज भी हम बात करेंगे और कल भी यही बात करेंगे। लेकिन आप सोचिए अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और जुड़ा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन हाइड्रोजन बंध की भी कार्बन की ओर शिफ्ट होगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड की भी कार्बन की ओर शिफ्ट होगी। अब मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो कार्बन पर एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। सुनना बात को, किसी एक हाइड्रोजन के कारण जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है वो नगण्य है, लेकिन 3 हाइड्रोजन के कारण जो कार्बन पर टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो आगे वाले बंधित इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करना स्टार्ट कर देती है।
और अगर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर प्रतिकर्षण मिला तो फिर से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक ही ओर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का एक ही ओर जाना मतलब मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है। क्या क्लियरिटी की बात है? ये कारण है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक जो होते हैं वो प्लस आई दर्शाते हैं। अब एक बात ध्यान देना, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस हाइड्रोजन के स्थान पर मैं यहां पर एक मिथाइल ग्रुप रख देता हूं, बाकी तो हाइड्रोजन कार्बन वो सेम रखते हैं, और ये भी सिस्टम ए से जुड़ा हुआ है। मतलब ओवरऑल मैंने चेंज करके क्या किया, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप था, उसकी जगह मैंने CH2 CH3 इथाइल ग्रुप ले लिया। अब आप ध्यान दें, देखो इस हाइड्रोजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी वो तो बिल्कुल सेम मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन भी सेम वही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके बराबर ही बड़ी होगी। अंतर जो है वो इस H का और मिथाइल का अंतर है। अब मुझे बताओ, इस H की वजह से जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी होगी और इस मिथाइल की वजह से जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, किस केस में ज्यादा बढ़ेगी, H या मिथाइल? मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप खुद भी तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, मिथाइल भी खुद भी तो प्लस आई ग्रुप है। तो ऐसे में मिथाइल ग्रुप जो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा बढ़ाएगा। मतलब इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थी उसकी तुलना में 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर बढ़ेगी वो ज्यादा बढ़ेगी। और अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो अब बंधित इलेक्ट्रॉन को ये और भी ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, और ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, और ज्यादा प्लस आई दर्शाएगा। मतलब आप देखो, जैसे ही हमने कार्बन एटम बढ़ाया, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक में कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो सिस्टम के लिए उसका प्लस आई भी बढ़ जाएगा। आप सोचिए, अगर इस H के स्थान पर भी यहां पर मिथाइल ग्रुप आ जाए तो फिर तो इस कार्बन पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा और ज्यादा प्लस आई शो करेगा। और अगर इस H के स्थान पर भी मिथाइल ग्रुप आ जाए तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा और ज्यादा प्लस आई शो करेगा। क्या समझ आ रही बात? ये मतलब आप कह सकते हैं एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक में कार्बन की संख्या जितनी अधिक होगी उसका प्लस आई प्रभाव भी उतना अधिक होगा। ध्यान रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक में अगर मैं तुलना करूं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक की अगर बात की जाए तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि अगर 2 संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक आपको दिए जाएं और उनमें अगर आपको तुलना करनी हो कि किसका प्लस आई ज्यादा है, तो एक तो हम तुलना का आधार लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, जितना नंबर ऑफ और इसी सिस्टम ए से मान लेते हैं एक केस में आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ठीक है। 2 कंडीशन ली है मैंने, अब समझना इस बात को। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन की बात करूं तो यहां टोटल 4 कार्बन और इस पे टोटल 3 कार्बन है। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूं तो ध्यान देना, अल्काइल ग्रुप की डिग्री कैसे देखेंगे? ठीक है, इस कार्बन का जरा बताओ डिग्री क्या है? 1 डिग्री। अगर कोई कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन अगर कोई कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है तो वो 2 डिग्री है। अब आप ध्यान देना, देखो इस कार्बन पर इस हाइड्रोजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या इस हाइड्रोजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो अगर मैं 1 बाय 1 बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं एक हाइड्रोजन की वजह से जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो तो नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी उसको नगण्य मान लेते हैं, इस हाइड्रोजन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी उसको भी नगण्य मान लेते हैं, ऐसे ही इस हाइड्रोजन की वजह से यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उसको भी नगण्य मान लेते हैं। अब आप ध्यान देना, ये जो अल्काइल ग्रुप है इससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उसको मैं नगण्य नहीं मानूंगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप का तो इफेक्ट हम लेंगे। ऐसे में इस अल्काइल ग्रुप के कारण जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो फिर क्या करेगा, इन बंधित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, प्लस आई दर्शाएगा। इसका मतलब इस कार्बन पर अगर आप देखें जो सिस्टम ए से सीधे जुड़ा हुआ है, ठीक है, मैं उस कार्बन की बात कर रहा हूं जो सिस्टम ए से सीधे जुड़ा हुआ है, हमें यही देखना होगा कि जो सिस्टम से कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी बढ़ रही है, क्योंकि जितना ज्यादा इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी
वो बंधित इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, उतना ज्यादा प्लस आई दर्शाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब ऐसे में आप सोचिए, दो हाइड्रोजन को तो आप नेग्लिजिबल मान लो, ये दो कहीं का तो यहाँ पर होना बेकार है, लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर बढ़ाएगा और वो फिर आगे इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करेगा। अब आप देखो यहां पर इस हाइड्रोजन को भी मैं यहां से, जैसे इसको हमने हटाया, इसको मान लेते हैं, ये इसका इफेक्ट 0 है। अब यहां पर दो मिथाइल ग्रुप हैं जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दो मिथाइल की वजह से कार्बन पर बढ़ेगी वो फिर आगे बंधित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगी, इससे इसका प्लस आई आएगा। अब एक बात बताओ, एक अल्काइल ग्रुप से जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और दो अल्काइल ग्रुप के कारण जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी? एक अल्काइल या दो अल्काइल? दो अल्काइल, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं इसमें। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। अब आप सोचिए, यहां पर कार्बन 4 है लेकिन इसकी डिग्री 1 है, 1 है, ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। यहां पर कार्बन 3 है लेकिन डिग्री 2 डिग्री है, और हमने कहा कि प्लस आई इस केस में ज्यादा होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नंबर ऑफ कार्बन नहीं, डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन, टोटल कार्बन तो इसमें ज्यादा है ना, लेकिन फिर भी इसका प्लस आई तो कम हुआ ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन से पहले में क्या देखना होता है? डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप देखना होता है। तो ध्यान देना, जब भी आप दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक में तुलना करते हैं तो दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तुलना का आधार नंबर ऑफ कार्बन भी होता है, लेकिन साथ में डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप भी होता है। डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप, और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप। पहले आपको डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप देखना है, अगर डिग्री सेम है तो फिर हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे। क्या समझ में आ रही की बात? ये डिग्री अगर सेम है तो फिर हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है? मान लो अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यहां पर इसमें भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और अब यहां पर ये CH2 CH3 है, तो अब आप बताओ, ये हाइड्रोजन क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस करो, ये क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस करो, तो फिर आप बताओ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब देखो क्या मैं कह सकता हूं, दोनों की डिग्री तो सेम ही होगी, दोनों 1 डिग्री हो गए। अब इस 3 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप से जो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और 2 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, अब किस में ज्यादा बढ़ेगी? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में। तो अब ये ज्यादा प्लस आई शो करेगा, मतलब डिग्री अगर सेम होगी तो फिर हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे फिर उस केस में। क्या क्लियर है क्या? क्योंकि दोनों की डिग्री अब सेम है तो फिर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसका प्लस आई ज्यादा हो जाएगा। क्या क्लियर बात है? तो दो तरह के हमारे पास प्लस आई ग्रुप होते हैं, एक तो ऋणावेशित समूह और दूसरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक। ये दोनों प्लस आई दर्शाते हैं। अगर इसके अलावा कोई नई थर्ड कैटेगरी आपको नजर आए तो वो मानकर चलो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये पॉइंट क्लियर? दूसरा पॉइंट, हमने कहा ये दोनों ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। अब जरा ऐसा करते हैं, इनमें तुलना करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक प्लस आई ग्रुप होगा। आप ध्यान देना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो ग्रुप आपको दिए जाएं, चाहे वो दोनों प्लस आई के हो या दोनों माइनस आई के हो, और अगर आप उनकी क्षमता, पावर की तुलना कर रहे हैं, तो तुलना आप पहले कैटेगरी के रिस्पेक्ट में करो, डायरेक्ट तुलना मत करो, पहले कैटेगरी के आधार पर तुलना करो। कैटेगरी के आधार पर क्या, मान लेते हैं एक ग्रुप तो आपको दिया है ऋणावेशित समूह वाला, इस कैटेगरी का दिया हुआ है, और दूसरा ग्रुप अगर आपको इस कैटेगरी का दिया हुआ है ना, तो पहले तो कैटेगरी के आधार पर सोचिए कि इस कैटेगरी का प्लस आई ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा। और एकदम आसान है, हमने कहा एक तो नेगेटिवली चार्ज्ड है और दूसरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक। क्या मैं कह सकता हूं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक जो होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक जो होगा, क्या मैं कह सकता हूं वो ग्रुप तो उदासीन ही होगा ना भाई, इसमें नेट चार्ज तो 0 ही है। और एक ग्रुप हमने लिया ऋणावेशित, तो ये तो ऋणावेशित है, ठीक है, ये तो आपका ऋणावेशित है और ये उदासीन है। आप खुद ही डिसाइड करो, एक ऋणावेशित समूह में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी या उदासीन में? ऋणावेशित समूह ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा या उदासीन? ऋणावेशित। इसका मतलब एक बात तो पक्का है, देखो कि जो ऋणावेशित समूह होते हैं उनका प्लस आई इफेक्ट संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक से हमेशा ज्यादा होगा। क्या क्लियर है की बात? है अगर आपको दो ग्रुप प्लस आई के लिए दिए जाएं तो पहले तो कैटेगरी चेक करो, अगर उनकी कैटेगरी अलग अलग है तो फिर ऋणावेशित समूह का प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो हमेशा संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक से ज्यादा आएगा। क्लियर है बात? ये अब जरा ध्यान देना, इन दोनों कैटेगरी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स मैं आपको लिखवा रहा हूं। एक तो हम बात करते हैं इसमें NH नेगेटिव,
ओ नेगेटिव, COO नेगेटिव, अब जरा ध्यान देना, देखो सारे ग्रुप की अगर आप कैटेगरी चेक करोगे ना तो ग्रुप ज्यादा है, लेकिन कैटेगरी के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो कैटेगरी तो दो ही है। पहले तीन ग्रुप अगर आप चेक करें तो तीनों ऋणावेशित समूह है, मतलब इस कैटेगरी के ग्रुप है। और यहां से अगर आप सारे ग्रुप को चेक करोगे तो ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है। क्या क्लियर है बात? ये हो सकता है क्वेश्चन करते टाइम आपको कोई नया ग्रुप नजर आए, ग्रुप नया हो सकता है लेकिन कैटेगरी नई नहीं होगी। कोई भी नया ग्रुप ही आपको नजर आएगा ना, अगर वो प्लस आई का है तो पक्का है या तो वो ऋणावेशित होगा या संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक होगा। प्लस आई के लिए और कोई थर्ड कैटेगरी हमारे पास है ही नहीं। क्या समझ आ रही बात? ये चलिए एक बात तो ये, दूसरी बात आप देखो सभी ऋणावेशित समूह का प्लस आई संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक की तुलना में ज्यादा है। मैंने आपसे ये कहा इस कैटेगरी का प्लस आई हमेशा सेकंड कैटेगरी से ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि दो ग्रुप अगर एक ही कैटेगरी के हो तो तुलना कैसे करेंगे। भाई अलग अलग कैटेगरी में तो समझ में आ गया कि ऋणावेशित समूह को आगे रखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक को पीछे, लेकिन दो अगर ऋणावेशित समूह है तो उस पर तुलना कैसे करें। तो पहले आप कोशिश करें इसमें, इन दोनों में अगर मुझे प्लस आई की तुलना करनी है तो क्या आधार होना चाहिए। वेरी गुड, EN के आधार पर। जरा आप देखो दोनों पर अगर आप चेक करेंगे तो नेट चार्ज बराबर है, दोनों पर नेट चार्ज -1 है, तो नेट चार्ज तो दोनों पर बराबर है, लेकिन जिस परमाणु पर आवेश है उस परमाणु में अंतर है। ठीक है, यहां पर एटम नाइट्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन। जरा बता सकते हैं EN किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? यस, ऑक्सीजन की EN ज्यादा है। और देखो ऑक्सीजन की EN अगर ज्यादा है तो EN का अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है ना, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। EN का मतलब, अरे EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बढ़िया फुल फॉर्म आपने एकदम बढ़िया तरीके से बताई। मैं फुल फॉर्म नहीं उसका कंसेप्ट पूछ रहा हूं। विद्युत का मतलब क्या है? बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, यही है ना। अगर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन में बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की EN ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन को उसमें खींचने की क्षमता ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम होगी। प्लस आई इलेक्ट्रॉन खींचना है, इलेक्ट्रॉन देना है, देना। अगर ऑक्सीजन की EN ज्यादा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है, देने की क्षमता कम होगी, तो प्लस आई कम हो जाएगा। फिर उसमें उल्टा हो गया ना भाई, ऑक्सीजन की EN अगर ज्यादा है, EN का मतलब तो इलेक्ट्रॉन लेना है, जबकि हम तुलना किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देना। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। क्या क्लियर है बात? ये सेकंड हम बात करते हैं O नेगेटिव एंड COO नेगेटिव। यहां पर तुलना कैसे करें? चार्ज, चार्ज मतलब क्या, चार्ज तो हो गया ना, दोनों पर नेगेटिव चार्ज ही तो है। कैसे तुलना करें? रेजोनेंस, तो रेजोनेंस किस में है? COO माइनस। रेजोनेंस से क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उससे क्या होगा, चार्ज कम हो जाएगा। चार्ज थोड़ी कम होता है, नेट चार्ज तो उतना ही रहेगा। सुनिए देखो, अगर आप तुलना रेजोनेंस के आधार पर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, कई बार स्टूडेंट इस पर आंसर देते हैं रेजोनेंस, लेकिन वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका रीजन समझे, ध्यान देना। मान लेते हैं एक सिस्टम से O माइनस जुड़ा हुआ है और आपने कहा दूसरे सिस्टम से COO माइनस जुड़ा है और COO माइनस में अनुनाद है। ये बात सही कि इसमें रेजोनेंस है, और आपने पढ़ा होगा जिन अणुओं में रेजोनेंस होता है उनकी वास्तविक संरचना हाइब्रिड होती है, संकर संरचना होती है ना। तो ऐसा करते हैं, इसकी मैं वास्तविक संरचना बना देता हूं हाइब्रिड, और वो ऐसी आएगी। ये इसकी वास्तविक संरचना है रेजोनेंस के आधार पर। क्लास शो नहीं हो रही है, स्क्रीन बार बार ब्लैंक हो जाती है। चलिए आप ध्यान देना, अभी चेक करवाते हैं भैया। अरे तुम हंसो मत यहाँ, एक मिनट भैया।
डिजिटल वालों को बुलाना है। तो 101 में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लाइव क्लास में देख लेना एक बार। अभी सही है? अरे फोन करने से सही हो गई क्या? चलिए भी ध्यान देना, चलो सही है तो अच्छी बात है। अब आप देखो यहां पर हम बात कर रहे थे, इस केस में आपने कहा कि सर इसमें रेजोनेंस है इसलिए इसका प्लस ही कम होगा। एक बात सोचिए, ये बात सही है कि रेजोनेंस के कारण जो नेगेटिव चार्ज आपको ऑक्सीजन पर नजर आ रहा है वो 100% नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ना होकर के दो ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसा होता है रेजोनेंस में, ये हम पढ़ेंगे आगे रेजोनेंस का कंसेप्ट। लेकिन एक बात ध्यान देना, रेजोनेंस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ है लेकिन नेट चार्ज अगर आप देखोगे तो सेम ही रहेगा। इसमें टोटल चार्ज तो अभी भी -1 ही है। आप कह सकते हैं वो -1 एक ऑक्सीजन पर ना होकर 50% यहां पर है, 50% यहां पर है। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर फिर यहां तो 100% है, यहां तो 50% ही है। तो एक बात सोचिए, यहां 100% है, यहां पर 50% है। अगर ये 50% के आधार पर अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो फिर 50% ये भी तो रिलीज करेगा। फिर इसमें ग्रुप भी तो दो हो गए ना एक तरह से, ऑक्सीजन भी तो दो हो गए। फिर इसमें ये एक ही रिलीज कर रहा है, इसमें दो दो रिलीज करेंगे और ये दो मिलकर के फिर उस एक के बराबर ही तो हो गए फिर। अब अभी तो मैसेज आया कि सही है, लेकिन ऊपर आया हुआ था कि स्क्रीन ब्लैंक हो रही है बार बार, कुछ एक बार देख लेना। अच्छा अब सही है, ठीक है। तो अभी हो रहा है कि अच्छा, तो इसको ऐसे रख लो ना, क्या मान लेते हैं O- जुड़ा हुआ है और इसी सिस्टम ए से मान लेते हैं COO- ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो दोनों में जो नेगेटिव वाला ग्रुप है, नेगेटिव वाला जो एटम है, परमाणु है, वो दोनों में सेम है। यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। अब हम देख रहे हैं कि इस नेगेटिव ऑक्सीजन का ए पर प्लस आई और इस नेगेटिव ऑक्सीजन का ए पर प्लस आई। तो यहां पर जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो तो दूरी का आ रहा है, डिस्टेंस का। आप देखो ये नेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो सिस्टम ए से सीधे जुड़ा हुआ है। हमने कहा नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और इलेक्ट्रॉन अधिकता में होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बंधित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगी और प्रतिकर्षित करना ही प्लस आई है। मतलब आप कह सकते हैं इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण आएगा, क्या मैं कह सकता हूं वो प्रतिकर्षण सिस्टम ए पर डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। सीधे सिस्टम ए पर आ गया ना वो तो। लेकिन आप सोचिए ये नेगेटिव ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करेगा तो इसका प्रतिकर्षण सिस्टम ए पर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इसका प्रतिकर्षण पहले इसी ग्रुप के कार्बन पर आ रहा है और कार्बन से होकर के फिर ए पर आ रहा है। तो यहां तो दूरी बढ़ गई ना, बीच में कार्बन आ गया जबकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और याद करो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, दूरी बढ़ने पर आई इफेक्ट कम हो जाता है और दूरी का तो आई इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ही दूरी बढ़ती है आई इफेक्ट एकदम डिक्रीज होता है। तो बीच में कार्बन आने का मतलब ओ नेगेटिव की सिस्टम ए से दूरी बढ़ गई और जैसे ही सिस्टम से दूरी बढ़ेगी उसका आई इफेक्ट कम हो जाएगा। क्या क्लियर है की बात है? तो यहां पर जो तुलना का आधार है वो आधार है डिस्टेंस, दूरी।
अब इसके बाद में तो कैटेगरी चेंज हो गई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक। और जैसा मैंने आपसे कहा, डिग्री के आधार पर पहले तुलना करेंगे, अगर डिग्री सेम है तो फिर नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे। जरा इसकी डिग्री बताओ। यस, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और जैसे जैसे डिग्री कम होती जाएगी प्लस आई कम होता जाएगा। आगे फिर कार्बन कम होंगे तो प्लस आई कम होता जाएगा। अब बस मुझे आपको यह समझाना है कि CD3 का प्लस आई CH3 से ज्यादा क्यों होता है, वो डिस्कस करते हैं। पहले ये लिख लो आप उसमें। ठीक है भाई, कंप्लीट। चलिए अब आप ध्यान देना, बात करते हैं इसमें CD3 और CH3 की। CD3 का प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो CH3 की तुलना में ज्यादा है, और इसका रीजन क्या है आप ध्यान दें। दो ग्रुप हमारे पास हैं, एक तो हमारे पास है ग्रुप जिसमें कार्बन से 3 ड्यूटेरियम जुड़े हुए हैं, आइसोटॉप्स CD3, और दूसरा हमारे पास है CH3। इन दोनों में हमें तुलना करना है प्लस आई की, और हम बात करें कि CD3 का प्लस आई जो होता है वो CH3 से ज्यादा है। रीजन आप समझना, देखो दोनों के कार्बन पर अगर आप तुलना करें, दोनों के कार्बन पर अगर आप तुलना करें तो CD3 के कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिलती है वो CH3 पर के कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी तुलना में ज्यादा होती है। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मिलती है ज्यादा, मोर, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर होगी लेस, कम। अब ये बात अगर हम प्रूव कर दें कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 के कार्बन से ज्यादा है, तो जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी बंधित इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, प्लस ही ज्यादा दर्शाएगा। क्या समझ में आ रही बात है? जबकि यहां पर हम कह रहे हैं कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुलनात्मक रूप से कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसका प्रतिकर्षण भी कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो इसका प्लस ही कम हो जाएगा। अब हमें ये समझना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तुलना में ज्यादा क्यों है, उसका रीजन आप समझे, और वो आसान है। देखो अगर कार्बन से D जुड़ा हुआ है और कार्बन से अगर H जुड़ा हुआ है, इन दोनों में आप कह सकते हैं कि दोनों में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे, लेकिन आप ध्यान देना CD में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कार्बन की ओर ज्यादा शिफ्टेड होते हैं CH की तुलना में। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे लेकिन कम, यहां पर इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर ज्यादा शिफ्टेड होते हैं।
और आप सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर ज्यादा शिफ्ट होंगे तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो बंधित इलेक्ट्रॉन के लिए उसका प्रतिकर्षण भी ज्यादा होगा, प्लस ही ज्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर ज्यादा शिफ्टेड है, वो कम, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है डी और एच की न्यूक्लियस साइज में अंतर है। अगर आप डी और एच की न्यूक्लियस साइज की तुलना करें, न्यूक्लियस साइज किसका बड़ा है? डी का, मास ज्यादा है ना इसका, वो डायरेक्ट रिलेशन आता है। तो इसका न्यूक्लियस साइज बड़ा है एच के न्यूक्लियस साइज की तुलना में। ठीक है, अब आप ध्यान देना, डी का न्यूक्लियस साइज बड़ा है एच के न्यूक्लियस साइज की तुलना में। अच्छा, दोनों के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? अरे बोलो, डी और एच के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? आइसोटोप्स है ना, सेम ही होंगे ना। तो एक प्रोटॉन यहां पर होगा और एक प्रोटॉन यहां पर होगा। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब आप ध्यान देना, दोनों में आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हैं क्योंकि आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक है। लेकिन आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है, धनावेश घनत्व जो होगा, वो दोनों में अलग अलग होगा क्योंकि साइज में अंतर है। भाई आप सोचिए, हम कह रहे हैं कि इतने साइज में पॉजिटिव चार्ज और इतना ही पॉजिटिव चार्ज इस साइज में, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बराबर है। इतना ही पॉजिटिव चार्ज अगर मैं इस साइज में रहने की बात करूंगा तो साइज बड़ा होने की वजह से वो चार्ज क्या होगा? फैल जाएगा। फैल जाएगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? इसमें कम हो जाएगा, चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा ना, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, घनत्व कम हो जाएगा उसका। मतलब अगर आप चेक करेंगे तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर बात की जाए तो साइज बड़ा होने के कारण यहां पर घनत्व हो जाएगा कम, जबकि उतना ही चार्ज अगर छोटी साइज में रहेगा तो फिर वो डेंस रहेगा, सघन रहेगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्या समझ आ रही बात है? अब आप देखो, अगर H के न्यूक्लियस साइज में हमने कहा साइज छोटी होने के कारण पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो फिर आप सोचिए जिसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, धनावेश घनत्व ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो बताओ, H का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा या D का न्यूक्लियस? जिसमें पॉजिटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा ना, तो बताओ H ज्यादा अट्रैक्ट करेगा D? H, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, धनावेश घनत्व ज्यादा है। जिसके नाभिक में, जिसके न्यूक्लियस में धनावेश घनत्व ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। मतलब H इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। अगर ज्यादा आकर्षित करेगा तो कार्बन की ओर इसकी शिफ्टिंग कम होगी। क्या अपन समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम बात करते हैं, देखो, बंधित इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन बंधित इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं, बंधित इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण की बात की जाए, तो जिसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है वही इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा। क्योंकि H का न्यूक्लियस साइज छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और अगर धनावेश घनत्व इसके न्यूक्लियस में ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करके रखेगा। ऐसा कह सकते हैं कि वो टाइट उसको अपने पास होल्ड करेगा। और अगर H का न्यूक्लियस इसको टाइट होल्ड करेगा तो कार्बन की ओर इसकी शिफ्टिंग क्या होगी? कम हो जाएगी। जबकि यहां पर न्यूक्लियस साइज बड़ा है, साइज बड़ा है लेकिन पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, तो वो फैल जाएगा। फैल जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसमें कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन के लिए उसका अट्रैक्शन भी कम होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को कम अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर ज्यादा शिफ्ट होंगे। ज्यादा शिफ्ट होंगे, इसके कारण हम कहते हैं कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो बंधित इलेक्ट्रॉन के लिए प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, इसका प्लस ही ज्यादा हो जाएगा। क्या क्लियर है की बात? है तो ये रीजन है कि CD3 का प्लस आई जो होता है वो CH3 से ज्यादा है। अच्छा, अगर CT3 आ जाए तो वो फिर CD3 से भी आगे चला जाएगा। अरे तो और हेवियर आइसोटोप हो गया ना, वो और आगे निकल जाएगा। फिर इसमें लिखो आप इसे।
ठीक है भाई, कंप्लीट। चलिए, तो इसी के साथ में प्लस आई सीरीज वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब आप लिखे माइनस आई सीरीज। माइनस आई सीरीज, अब देखो मैंने आपसे कहा प्लस आई की हमारे पास 2 कैटेगरी होती हैं और माइनस आई की हमारे पास टोटल 3 कैटेगरी हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी, पहले तो वो आप समझ लें। एक तो हम बात करते हैं इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स, धनावेशित समूह, ऐसे ग्रुप्स जिन पर हमें नेट चार्ज पॉजिटिव मिले। दूसरा हम बात करते हैं डेल पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप, आंशिक धनावेशित समूह। और तीसरा हम बात करते हैं ऐसे ग्रुप्स जिनमें कोई विद्युतनीय परमाणु उपस्थित हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेनिंग ग्रुप्स, ऐसे समूह जिनमें विद्युतनीय परमाणु उपस्थित हो। ये 3 कैटेगरी हैं जिनका माइनस आई इफेक्ट आपको हमेशा मिलेगा। अब देखो इनके माइनस आई का रीजन भी मैं आपको बताता हूं। पहले 2 ग्रुप की अगर बात की जाए तो इनका माइनस आई का रीजन है इन पर पॉजिटिव चार्ज का होना। पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज पार्शियल भी हो सकता है। एक बात सोचिए, किसी भी ग्रुप में अगर पॉजिटिव चार्ज है, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे पार्शियल हो, पॉजिटिव चार्ज क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। कमी। आप सोचिए, इसका मतलब ये दोनों ऐसे ग्रुप हैं जिनमें ऐसे परमाणु उपस्थित है जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? आकर्षित करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करना या इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन को खींचना, वो माइनस आई इफेक्ट है। क्या क्लियर है की बात है? और थर्ड हम बात कर रहे हैं ऐसे ग्रुप जिनमें विद्युतनीय परमाणु उपस्थित हो। अब आप सोचिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर किसी ग्रुप में प्रेजेंट है तो फिर वो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, और इलेक्ट्रॉन को अगर वो अपनी ओर आकर्षित करेगा मतलब माइनस आई प्रभाव दर्शाएगा। तो ये रीजन है तीनों का माइनस आई प्रभाव का। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनका माइनस आई इफेक्ट हो इन 3 कैटेगरी के, और साथ में हम उनकी तुलना भी करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, देखो कोई भी 2 ग्रुप अगर आपको दिए जाए और उनका प्लस आई या माइनस आई की आपको तुलना करने के लिए कहा जाए कि कौन वीक है और कौन स्ट्रांग है, तो सबसे पहले आप तुलना कैटेगरी के आधार पर करो। कैसे? आप देखो फर्स्ट और सेकंड में माइनस आई के रीजन हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड के माइनस आई के रीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, किसी विद्युतनीय परमाणु की उपस्थिति है, जबकि ग्रुप उदासीन है। अब आप सोचिए, ये ग्रुप तो उदासीन है, मतलब जो एटम है, जो परमाणु वो उदासीन है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्योंकि वो विद्युतनीय है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं तो उसका रीजन है इलेक्ट्रॉन की कमी। आप खुद बताएं, धनावेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा या उदासीन? धनावेशित परमाणु। मतलब इन दोनों का प्लस आई जो होगा वो पक्का इससे तो ज्यादा ही होगा। और इन दोनों में अंतर है पॉजिटिव चार्ज की। यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेल मतलब पार्शियल है, जबकि इसमें कंप्लीट है। क्या मैं कह सकता हूं, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा और ज्यादा माइनस आई दर्शाएगा। क्या क्लियर है की बात? ये मतलब कंप्लीट पॉजिटिव वाले ग्रुप सबसे ज्यादा माइनस आई दर्शाएंगे, फिर डेल पॉजिटिव ग्रुप, और फिर थर्ड कैटेगरी का ग्रुप जिसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो क्योंकि उनमें कोई विद्युतनीय परमाणु उपस्थित है। क्या क्लियर है बात? ये अब ध्यान देना, तीनों कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनकी तुलना। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जिनका माइनस आई इफेक्ट होने की हम बात करते हैं। अब आप देखो, इन ग्रुप को अगर आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करो, कैटेगरी वाइज अगर आप डिवाइड करो तो ध्यान देना, पहले 2 ग्रुप ये फर्स्ट कैटेगरी के ग्रुप हैं क्योंकि दोनों पर आपको कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा। नाइट्रोसाइनेट और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं वो सेकंड कैटेगरी के ग्रुप हैं, और फ्लोरीन से लेकर ये सारे ग्रुप जो हैं वो थर्ड कैटेगरी के ग्रुप हैं। एक एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं, अगर हम बात करें NR3 ग्रुप किसी सिस्टम ए से जुड़ा हुआ है
और ये अगर सिस्टम ए से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आप ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन लेने का यहां पर काम कर रहा है उस एटम की अगर मैं बात करूं तो वो धनावेशित है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप यहां पर इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। तो ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी, ये ग्रुप भी इसी कैटेगरी का है। इन तीन की अगर बात की जाए तो मान लेते हैं एक सिस्टम ए से साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब जरा ध्यान देना, कार्बन और नाइट्रोजन में ईएन किसकी जाता है? नाइट्रोजन की, क्योंकि ईएन में डिफरेंस है तो हम कहते हैं जब ईएन में डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन उच्च विद्युतीय परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं आंशिक रूप से, जिसके कारण एन पर तो डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर गए, मतलब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। अब आप सोचिए, ईएन डिफरेंस के कारण हम कह रहे हैं एन की ईएन ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन कुछ नाइट्रोजन की ओर गए, जिसके कारण कार्बन पर आया डेल पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना है तो क्या करेगा? वो फिर सिस्टम ए से इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे ही पूरा करेगा ना वो, और सिस्टम ए से अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो आप कह सकते हैं माइनस आई प्रभाव दर्शाएगा, और यहां पर माइनस आई का कारण क्या मैं कह सकता हूं? डेल पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहां पर माइनस आई का कारण कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? अरे डिफरेंस क्लियर हो रहा है क्या? और आप ध्यान देना, इन ग्रुप्स की अगर बात की जाए, कोई भी ग्रुप आप ले ले, मान लेते हैं सिस्टम ए से अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये अगर सिस्टम ए से इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है तो क्या फ्लोरीन पर कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो सिस्टम ए से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका कारण क्या रहा होगा? उसका कारण रहा होगा इसकी विद्युतीयता, ईएन, ये वाली कैटेगरी हो गई। क्या समझ आ रही बात है? तो ये सारे वो ग्रुप हैं जिनमें विद्युतनीय परमाणु उपस्थित है। अगर किसी ग्रुप में विद्युतनीय परमाणु उपस्थित है तो माइनस आई दर्शाएगा, अगर ग्रुप पर डेल पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस आई दर्शाएगा, और अगर ग्रुप में कोई कंप्लीट पॉजिटिव वाला एटम है तो वो भी माइनस आई दर्शाएगा। कंप्लीट पॉजिटिव का माइनस आई ज्यादा, फिर डेल पॉजिटिव, और फिर थर्ड कैटेगरी आती है। मैं आपको थर्ड कैटेगरी में और समझाता हूं। देखो चलो, देखो ये तीनों कैटेगरी अगर आप ये तीनों ग्रुप अगर आप देखेंगे तो तीनों ग्रुप को आप कह सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, हाइड्रोकार्बन मूलक है। फिर एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन मूलक को तो हमने प्लस आई में रखा था ना? यस, वो थे संतृप्त, जबकि इनको अगर आप चेक करोगे तो ये सब असंतृप्त हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक जो होते हैं वो हमेशा माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी आप समझे। देखो, अगर मैं बात करूं संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक की, और एक हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक की, आप बता सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक में जो कार्बन होगा उसका संकरण क्या होगा? sp3। भाई संतृप्त होगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3 संकरण। और असंतृप्त की अगर बात की जाए तो या तो कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड होगा या कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन का संकरण क्या आएगा? यस, या तो कार्बन आएगा हमारे पास sp2 या फिर कार्बन आएगा sp, ये होगा ना। अब आप ध्यान देना, अगर हम यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो sp3 में आप कह सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होगा, जबकि यहां पर 50 और 33%, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर इनमें ज्यादा है। और ये आपने पढ़ा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो ईएन ज्यादा होगी, एस कैरेक्टर बढ़ने से ईएन बढ़ती है, ठीक है। इसका मतलब ईएन की अगर मैं तुलना करूं तो आप कह सकते हैं असंतृप्त कार्बन की जो ईएन है वो संतृप्त कार्बन की तुलना में ज्यादा है, और ईएन अगर ज्यादा है तो यही कारण है उनकी विद्युतीयता ज्यादा होने के कारण विद्युतीयता के आधार पर हमने उनको माइनस आई में रखा है। क्या बात क्लियर है क्या? तो हमेशा ध्यान रखना, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला जो होती है वो माइनस आई दर्शाती है, जबकि संतृप्त कार्बन चेन जो है वो प्लस आई दर्शाएगी। क्या क्लियर है की बात है? ठीक है, अब मैं वन बाय वन ग्रुप का कंपैरिजन अभी करेंगे, पहले आप ये नोट कर लें। और इसमें आप ध्यान देना, कुछ ग्रुप्स का कंपैरिजन पर मैं मार्क कर रहा हूं जहां पर गलती होने के चांसेस होते हैं। एक तो इसमें हमेशा ध्यान रखना NR3 प्लस का माइनस आई NH3 प्लस से ज्यादा है। दूसरा आप यहां पर माइंड में रखना है इसको, COOH ग्रुप का फ्लोरीन से माइनस आई ज्यादा है, और फिर OR एंड OH इसको भी माइंड में रखना। ये वो कंपैरिजन है जहां पर जनरली गलतियां होती हैं।
तभी तो उसको मार्क किया कि गलती होती है, इससे तो आंसर उल्टा हो जाएगा आपका। तभी तो कर रहा हूँ, वो सोचोगे तो उल्टा हो गया ना फिर तो। पॉजिटिव चार्ज अगर इस पे जाता होगा तो इसको माइनस से ज्यादा होना चाहिए फिर तो, लेकिन माइनस ही तो एनआर3 प्लस का ज्यादा है। अभी समझाएंगे। हाँ भी कंप्लीट है। चलिए अब आप ध्यान देना, फर्स्ट कैटेगरी NR3 प्लस और NH3 प्लस में हम तुलना करते हैं। NR3 प्लस का माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो NH3 प्लस से ज्यादा होता है। रीजन आप समझना, देखो अगर आप NR3 प्लस और NH3 प्लस में तुलना करें तो हमने कहा माइनस आई इफेक्ट जो है वो NR3 प्लस का ज्यादा है, और उसका रीजन है क्योंकि इसके नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आपको मिलता है वो मिलता है ज्यादा, मोर, जबकि इसके नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आपको मिलता है लेस। अब अगर इस बात को हम प्रूव कर दें कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो जिस नाइट्रोजन पर, जिस परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, आकर्षित ज्यादा करेगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा, ये भी करेगा लेकिन कम करेगा, कम करेगा तो इसका माइनस ही कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन है NR3 प्लस के नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्यों? आप देखो, इसको हम समझा सकते हैं सॉल्वेशन के आधार पर। ये एक्चुअली तुलना है सॉल्वेशन के आधार पर, विलायकीकरण। कैसे, आप ध्यान देना, अगर मैं यहां पर NR3 प्लस और NH3 प्लस के सॉल्वेशन की बात करूं तो ध्यान देना, फर्स्ट वाले केटायन का सॉल्वेशन जो होता है वो सेकंड वाले केटायन की तुलना में काफी कम होता है। विलायकीकरण, सॉल्वेशन अगर आप कंपेयर करेंगे तो सेकंड का सॉल्वेशन ज्यादा होता है फर्स्ट की तुलना में। अब सेकंड का सॉल्वेशन ज्यादा है, हमने कहा विलायकीकरण सेकंड का ज्यादा है फर्स्ट की तुलना में। ये तुलना में कम ज्यादा तो बाद में बात करेंगे, पहले सॉल्वेशन क्या है ये भी तो बात करना है। तो सॉल्वेशन क्या होता है, इस सॉल्वेशन, भाई सॉल्वेशन में एग्जैक्टली होता क्या है ये बता दो आप। तो सॉल्वेशन में क्या होता है, हमने कहा NR3 प्लस का सॉल्वेशन हो रहा है, इसका विलायकीकरण हो रहा है, या NH3 प्लस का सॉल्वेशन हो रहा है, तो सॉल्वेशन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? खुलने की प्रवृत्ति, खुल जाएगा। फिर विलेयता क्या होती है? और कोई? पानी के अणु जो है वो उससे अटैच हो रहे हैं। देखो एक बात तो पक्का है, जब सॉल्वेशन वर्ड आप सुनते हैं ना, तो सॉल्वेशन वर्ड सुनने के बाद में एक पिक्चर, एक इमेज आपके माइंड में बनती है। मैंने कभी इस आयन का सॉल्वेशन हो रहा है तो आपके माइंड में एक इमेज बनेगी कि आयन है और उसके चारों तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, वो उसको घेर लेंगे। लेकिन वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उस आयन को घेर कर करेंगे क्या? इंपॉर्टेंट तो वो है, उस इकट्ठे होकर के वो कर क्या रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं क्या? चार्ज कम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, आवेश का उदासीनीकरण। ये जो आयन है इसके आवेश का उदासीनीकरण किसके द्वारा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? सॉल्वेशन में क्या होगा, जो विलायक के अणु हैं, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आयन को घेर करके उसके आवेश का क्या करेंगे? उदासीनीकरण करेंगे। उस उदासीनीकरण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे आपने कहा जल के अणु, बिल्कुल सही। मान लेते हैं हम, जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो देखो वाटर मॉलिक्यूल में भी आप कह सकते हैं दो पोल हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। मतलब एक एटम आपको ऐसा दिखेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक एटम वो नजर आएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ईएन डिफरेंस के आधार पर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्टेड होंगे तो ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। मतलब आप कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल अगर यहां पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अगर वाटर है, तो आप कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल एज अ सॉल्वेंट, इसका ऑक्सीजन तो होता है नेगेटिव पोल क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और इसका जो हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव पोल होगा। अब जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस आयन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने नेगेटिव चार्ज के द्वारा इसके पॉजिटिव चार्ज का उदासीनीकरण करेंगे। ठीक है, यहां पर O नेगेटिव जो होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज का उदासीनीकरण करेगा। ये सिंपल अपोजिट चार्ज न्यूट्रलाइजेशन है। अब इन नेगेटिव चार्ज के द्वारा इस पॉजिटिव चार्ज का उदासीनीकरण, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विलायकीकरण, सॉल्वेशन बोलते हैं। क्या
क्या समझ आ रही बात है? ठीक है, ऐसे ही यहां भी वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो इस आयन को घेर करके, इसको सराउंड करके इसके पॉजिटिव चार्ज का उदासीनीकरण करेंगे इस तरह से। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द्वारा किसी आयन के आवेश का उदासीनीकरण, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैंने सॉल्वेशन क्या होता है ये तो समझ में आ गया। अब मैंने आपसे कहा सेकंड का सॉल्वेशन फर्स्ट की तुलना में ज्यादा है। सेकंड का सॉल्वेशन ज्यादा क्यों है, उसका रीजन भी आप समझे। देखो दो रीजन है इसके, दो कारण है इसके। पहला कारण हमने कहा इसका सॉल्वेशन कम हो रहा है, इसका सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है। इसका कम क्यों हो रहा है मैं रीजन बताता हूं। दो कारण है। पहला कारण तो है इसमें स्टेरिक। आप देखो इस नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि यहां पर नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मतलब इस नाइट्रोजन से टोटल परमाणु कितने जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन है ना। और इस नाइट्रोजन से अगर आप कहें कि टोटल परमाणु कितने जुड़े हुए हैं, टोटल एटम्स यहां पर कितने इस नाइट्रोजन के चारों तरफ, तो अगर मैं सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप ले लूं वो होता है मिथाइल। और मिथाइल ग्रुप में कितने परमाणु हैं? 4, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, 4 + 4 + 4, मतलब 12 परमाणु की भीड़ इस नाइट्रोजन के चारों तरफ है। 12 एटम्स का क्राउड, यहां पर टोटल 3 एटम्स हैं। तो आप सोचिए इस नाइट्रोजन के ऑलरेडी अगर बहुत सारे एटम्स इसके चारों तरफ इकट्ठे हो रखे हैं, ऐसे में वाटर मॉलिक्यूल जब यहां पर आएंगे तो परमाणुओं की भीड़ होने के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आएंगे वो कम आएंगे। अरे कम वाटर मॉलिक्यूल पहुंच पाएंगे। ये बिल्कुल वैसे समझ लो कि एक टिकट विंडो है, वहां पर आपको जाकर टिकट परचेस करना है। अब आप टिकट परचेस कर पाए, आपकी अप्रोच वहां पर डिपेंड करेगी कि पहले से कितने लोग वहां पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग अगर पहले से विंडो के आसपास खड़े हुए हैं तो आपकी अप्रोच कम होगी। तो ऐसा समझ लो ये विंडो है। अरे समझ आ रही बात है? ये आप हैं। अब आप जब इस विंडो पर जाएंगे तो आपको 12 परमाणु की भीड़ यहां पर नजर आएगी। और आप जब इस विंडो पर आएंगे तो यहां पर केवल 3 परमाणु की भीड़ है। कहां पर आपकी अप्रोच आसान होगी? 3 परमाणु पर। ठीक है, यहां पर पहले से परमाणु की भीड़ होने के कारण जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अप्रोच करेंगे वो कम करेंगे। वहां पर परमाणु की भीड़ कम है तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो अप्रोच करेंगे वो ज्यादा अप्रोच करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप सोचिए एक विंडो है, उस विंडो पर, उस विंडो के चारों तरफ पहले से 12 लोग खड़े हुए हैं, उसके चारों तरफ 12 लोग इकट्ठे हो रखे हैं ऐसे। अब आप सोचिए आप यहां पर अप्रोच करना चाह रहे हैं, पहले से इतने सारे लोगों की भीड़, तो अप्रोच कम होगी। और आप सोचिए ये जो 10-12 लोग पहले से खड़े हुए हैं, अगर इनमें से 2-4 ऐसे हों जो तुम्हारे जाने पर तुम्हें धक्का मारे। अरे सही है, होते हैं 2-4 ऐसे, नहीं आ रही बात समझ? पहले से वो खड़े हुए हैं, तुम अगर वहां पर पास जाने की कोशिश करोगे तो 2-4 तो बोल ही देते हो वैसे, भाई साहब पीछे लाइन में आ जाओ, या खड़े हैं 1 घंटे से, बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे यही होता है। अब आप सोचिए ये पहले से इतने सारे लोग हैं और 2-4 इसमें वो लोग आ जाएं जो साइकिक टाइप के हों कि तुम थोड़ा सा पास में क्या गए, तुमने तो केवल ये देखा कि वहां पर विंडो के अंदर पर्सन बैठा हुआ ही नहीं है, तुम तो केवल देख रहे हो और उसने तुम्हें धक्का मार दिया। तो वैसे ही लोग इतने सारे, तुम वैसे ही नहीं पहुंच पा रहे हो, धक्का मारेंगे तो और दूर चले जाओगे तुम। और दूसरी विंडो ऐसी है जहां पर केवल 3 लोग खड़े हुए हैं, और जब आप वहां पर गए तो उन्होंने आपका वेलकम किया, आइए आइए भाई साहब, हम आप ही का वेट कर रहे हैं। तो आप सोचिए वैसे ही आपकी अप्रोच आसान है, और अगर ये लोग अच्छे लोग हैं जो आपको और आपका वेलकम कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच यहां पर और आसान हो जाएगी। ऐसा ही कुछ यहां पर है। ये भीड़ ज्यादा है ना, भीड़ तो पहले से ज्यादा है ही। जब वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आएंगे ना तो अल्काइल ग्रुप इन आने वाले वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करेंगे, इनको धक्का मारेंगे। जबकि यहां पर एटम्स का क्राउड कम है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, और ये जो 3 एटम्स यहां पर खड़े हुए ना, ये भी वाटर मॉलिक्यूल का वेलकम करेंगे कि आइए हम आप ही का वेट कर रहे हैं। ये और इनको वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। अंतर क्या है? एल्काइल ग्रुप आपने पढ़ा होगा, जल विकर्षी और जल आकर्षी समूह पढ़ा है कैसा, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर। एल्काइल ग्रुप की अगर बात की जाए तो एल्काइल ग्रुप होता है हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर होता है, जल विकर्षी समूह। अब हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर क्यों होता है उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर का रीजन भी आप समझे।
एल्काइल ग्रुप क्या मैं कह सकता हूं हाइड्रोकार्बन ही होगा। अरे एल्काइल ग्रुप का मतलब तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल ही है ना। अब आप सोचिए एल्काइल ग्रुप अगर हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, ये अगर हम कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल होता है, तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल कौन से परमाणु से मिलकर बना होगा? कार्बन हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर में पोलर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करने की टेंडेंसी होगी। पढ़ा होगा ना आपने, समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो ये नॉन पोलर है, इसके पास में कोई पोलर मॉलिक्यूल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या पोलर ही तो है। तो इस नॉन पोलर ग्रुप के पास में अगर कोई पोलर ग्रुप आएगा तो वो उसको रिपेल करेगा। मतलब हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, मतलब आप कह सकते हैं जल विकर्षी प्रकृति दर्शाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप सोचिए पहले से परमाणु की भीड़ बहुत सारी हो रखी है, ऐसे में जो वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं वो कम जा रहे हैं। जो कम जा रहे हैं उनको भी अगर एल्काइल ग्रुप प्रतिकर्षित करेंगे तो फिर तो वाटर मॉलिक्यूल और कम पहुंचेंगे, इसका सॉल्वेशन काफी कम हो जाएगा। जबकि यहां पर परमाणु की भीड़ कम है, तो डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, और साथ में इन तीन एल्काइल ग्रुप की जगह ये तीन हाइड्रोजन उल्टा काम कर रहे हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल नहीं कर रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जरा देखो ये तीन ऐसे हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग ले सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़िए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन से हाइड्रोजन भाग लेते हैं? आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो हाइड्रोजन भाग लेते हैं जो फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़े हों। बोलते हैं ना ऐसा फोन करके याद कराया जाता है। तो ऐसा हाइड्रोजन जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा वो एच बॉन्डिंग में भाग लेता है। और एच बॉन्डिंग में क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन जो उच्च विद्युतीय परमाणु से जुड़ा हो वो क्या करेगा? किसी दूसरे उच्च विद्युतीय परमाणु के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। मतलब ये हाइड्रोजन क्या होगा? ऐसे ही किसी दूसरे उच्च विद्युतीय परमाणु के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। मतलब हाइड्रोजन आपको दो उच्च विद्युतीय परमाणु के बीच में नजर आएगा, इसी को तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं ना। तो ये हाइड्रोजन जिस एटम से जुड़ा है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में भाग लेता है। अरे समझ में आ रही बात है? और ये हाइड्रोजन क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल के उच्च विद्युतीय परमाणु मतलब ऑक्सीजन, उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। अब आप देखो हाइड्रोजन आपको दो उच्च विद्युतीय परमाणु के बीच में नजर आ रहा होगा। कौन कौन से दो परमाणु? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एच बॉन्डिंग हो गई। आप सोचिए एच बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब तो अट्रैक्शन होता है ना। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल को और अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बताओ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किस आयन के ज्यादा क्लोज जा रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। और जितने वाटर मॉलिक्यूल इसके सराउंडिंग में होंगे, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आएंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज का उदासीनीकरण उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा उदासीनीकरण होगा आप कह सकते हैं सॉल्वेशन उतना ज्यादा होगा। क्या क्लियर है बात? है तो सेकंड का जो सॉल्वेशन है वो फर्स्ट की तुलना में ज्यादा है। अब आप ध्यान देना, सॉल्वेशन का कंसेप्ट अगर आपको यह समझ में आ गया कि सॉल्वेशन में होता क्या है, आंसर है सॉल्वेशन में आयन के आवेश का उदासीनीकरण होता है। तो फिर आप सोचिए अगर हमने कहा सेकंड का सॉल्वेशन ज्यादा है तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो पॉजिटिव चार्ज का उदासीनीकरण, चलो फिर आप बताओ पॉजिटिव चार्ज का उदासीनीकरण किस में ज्यादा होगा? भाई सॉल्वेशन में चार्ज का उदासीनीकरण ही तो होता है। तो अगर सेकंड में सॉल्वेशन ज्यादा है मतलब उदासीनीकरण भी ज्यादा होगा। तो फिर तो आप कह सकते हैं उदासीनीकरण भी सेकंड में ही ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्वेशन में होता ही उदासीनीकरण है। तो जहां सॉल्वेशन ज्यादा वहां पर उदासीनीकरण ज्यादा। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए सॉल्वेशन के बाद नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, अगर आपसे पूछा जाए सॉल्वेशन के बाद कौन से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो जिसका उदासीनीकरण कम हुआ होगा उस पर चार्ज ज्यादा बचेगा। तो आप कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट का सॉल्वेशन कम हुआ, इसके चार्ज का उदासीनीकरण कम हुआ, तो इस पर बचा हुआ चार्ज ज्यादा होगा। और जिस पर चार्ज ज्यादा बचेगा वही तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, वही तो माइनस से ज्यादा दर्शाएगा। ये कारण है कि मैंने आपसे कहा फर्स्ट में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि इसका सॉल्वेशन कम हुआ है। सेकंड का सॉल्वेशन ज्यादा होने के कारण उसके आवेश का उदासीनीकरण ज्यादा हुआ, तो बचा हुआ चार्ज कम हुआ। बचा हुआ चार्ज कम रहा तो वो इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करेगा, माइनस से ही कम दर्शाएगा। क्या समझ आया क्या? तो वास्तव में ये तुलना जो है उस तुलना का आधार होता है सॉल्वेशन। हाँ एक बात ध्यान देना, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे दी जाए नो सॉल्वेशन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है देखो कि क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे दी जाए नो सॉल्वेशन,
सॉल्वेशन हो ही नहीं रहा है। अगर आपको बोला जाए नो सॉल्वेशन, अब या तो वो सीधा लिख सकता है नो सॉल्वेशन, लेकिन इसको भी इनडायरेक्टली बोल सकता है वो आपको। इनडायरेक्टली कैसे बोल सकता है? मान लो अगर वो बोल दे कि आपको तुलना गैस फेज में करनी है, गैसीय अवस्था में करनी है। अब गैस फेज में अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई सॉल्वेंट ही नहीं है ना, और जब कोई सॉल्वेंट ही नहीं है, कोई विलायक ही नहीं है, तो सॉल्वेशन भी नहीं होगा। तो अगर कंडीशन नो सॉल्वेशन की है, ध्यान देना, नो सॉल्वेशन वाली कंडीशन में NR3 प्लस का माइनस आई प्रभाव जो होता है वो फिर NH3 प्लस की तुलना में कम हो जाएगा। मतलब यहां पर अब जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अब इस केस में ध्यान देना, क्वेश्चन रिवर्स क्यों होगा? क्योंकि अब सॉल्वेशन तो नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट आपको जो अंतर नजर आ रहा है तुलना उसके आधार पर होगी, और अंतर है R और H का। R और H के अंतर से क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूं R ग्रुप प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, और क्योंकि R ग्रुप प्लस आई दर्शाता है तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर के इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। जबकि हमने पढ़ा है H का नो आई इफेक्ट, H तो कोई आई प्रभाव दर्शाता ही नहीं है। आई प्रभाव अगर H नहीं दर्शाते हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो भी है वही रहेगा। अब बताओ किस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, फर्स्ट वाले पर या सेकंड वाले पर? सेकंड वाले पर, क्योंकि फर्स्ट का पॉजिटिव चार्ज कम हुआ प्लस आई के कारण। तो सेकंड पर अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो अब इसका माइनस आई ज्यादा हो जाएगा। क्या क्लियर है की बात? ये लेकिन अगर बात सॉल्वेशन की है तो फिर तुलना R और H के अंतर के आधार पर नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में तो फिर हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जब डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं और अपने नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो फिर ये इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा, और उसमें तो फिर आंसर NR3 प्लस का माइनस है NH3 प्लस से ज्यादा होगा। क्या क्लियर है की बात? ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में वो लिखता है नो सॉल्वेशन या गैस फेज उसने लिख दिया, मतलब हमें तुलना इसके आधार पर करनी है, और अगर सॉल्वेशन की बात करेंगे तो तुलना इसके आधार पर है। हालांकि आप मानकर चलो 90-95% क्वेश्चंस में वो आपको सॉल्वेशन के बारे में कुछ बताएगा ही नहीं, वो बात ही नहीं करेगा, सीधे उसने तो क्वेश्चन में दे दिया NR3 प्लस NH3 प्लस, अब करो तुलना। क्वेश्चन अगर उसने सॉल्वेशन नो सॉल्वेशन के आधार पर कुछ बोला ही नहीं है तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम आंसर सॉल्वेशन के आधार पर देंगे, फिर वो बाय डिफॉल्ट हम एक्वस मीडियम मान करके आंसर देंगे इसमें। क्या क्लियर है क्या? और यही रीजन है कि सीरीज में भी मैंने सॉल्वेशन के आधार को आधार मानते हुए NR3 प्लस को आगे लिखवाया है, क्योंकि अगर नहीं बोला जाएगा तो आपको सॉल्वेशन को आधार मानते हुए ही NR3 प्लस को आगे रखना है फिर। और अगर वो बोल देता है गैस फेज नो सॉल्वेशन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो हम आंसर ये देंगे इसमें। क्या क्लियर है की बात? ये लिखिए आपसे। बोलिए। देखो प्रोटिक और ए प्रोटिक में अगर बात की जाए, अब ए प्रोटिक में सॉल्वेशन नेग्लिजिबल होता है, ए प्रोटिक में भी देखना पड़ेगा पोलर है या नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो खत्म बात है, लेकिन पोलर भी अगर है ना तो सॉल्वेशन इफेक्टिव नहीं होता है, फिर वहां पर फिर हम डायरेक्ट आंसर देंगे उसमें। ठीक है।
ठीक है, कंप्लीट कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। चार में कौन सा हिंदी मीडियम बैच चल रहा होगा? नेक्स्ट 5 और वो हिंदी मीडियम दूसरा कौन सा कहाँ चल रहा है? 102 में सर, 102 में।